हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश प्रैक्टिस सेट नंबर 14 अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 15 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की बातों को। और 15 में किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उन सभी की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या रहता है आज का माहौल। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आज हम स्टडी कर पाएंगे। आप लोग जो कमेंट्स करते हो वो बहुत ही बेहतरीन करते हो। जितने लोग कमेंट्स आते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिएगा, जिससे आपको हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को पढ़ा सकें, सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। अभी देखिएगा, आज की ये क्लास आपकी जो हो रही है, इसके बाद में आपकी क्लास को मैंने एक क्लास भी पढ़ाई थी आपके लिए, जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, केमिस्ट्री हो गया, 2 क्लासें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इसी प्रकार से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेज जो रहेंगी, अब क्या रहेंगी, चैप्टर वाइज क्लास हम करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कल की क्लास में हम और आपसे 15 प्रैक्टिस सेट, मैंने आपसे वादा किया था कि 15 प्रैक्टिस सेट को आपको मैं लगवा दूंगा। तो 15 प्रैक्टिस सेट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको लगवा दी है। हमारा अंतिम प्रैक्टिस सेट रहेगा और उसके बाद आपकी क्लासें लगातार जारी रहेंगी। अब आपकी वो क्लासेस जिनसे डायरेक्टली पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम चैप्टर वाइज डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं। और आज की क्लास में पहला ही क्वेश्चन कितना जबरदस्त, कितना शानदार, कितना बेहतरीन प्रश्न है, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत सारी बार पढ़ा है, इतनी सारी बार मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा है, बहुत बार। तो चलिए देखते हैं, नेपाल की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर या लखीमपुर खीरी? तो बताइएगा कौन सा। अगर यहीं पर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखिएगा, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है आपकी। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। और अगर हम बात करेंगे तो नेपाल कितने स्टेटों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 स्टेटों के साथ सीमा साझा करता है। तो 5 स्टेट, पहले पहले तो हम ये जाने कि वो 5 स्टेट कौन से हैं जिनके साथ नेपाल सीमा साझा करता है। सबसे पहले यूपी, यूपी के बाद यूके यानी कि उत्तराखंड, फिर आपका अगर बिहार की बात करें, ठीक है, बिहार के बाद बात करेंगे तो सिक्किम, और सिक्किम के बाद अगर बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो आपके 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश जो भारत का पड़ोसी देश है, वो 1751 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करता है। कितनी सीमा को स्पर्श करता है? 1751 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करता है आपका उत्तर प्रदेश। और आपके 5 राज्यों के साथ स्पर्श करता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 5 राज्यों के साथ स्पर्श करता है, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा जिसके साथ सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा सकता है। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश के पूछे गए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? 7 जिलों को स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले में देखिएगा, पीलीभीत को स्पर्श करेगा। पीलीभीत के बाद अगर बात करेंगे तो ऑप्शन में आपके बलरामपुर है, तो बिल्कुल स्पर्श करेगा, बलरामपुर को भी स्पर्श करेगा। बलरामपुर के बाद अगर बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी को करेगा, लखीमपुर खीरी आपका हो गया। उसके बाद अगर बात हम करें तो देखिएगा, बहराइच को करेगा, बहराइच को भी स्पर्श करेगा। किसको स्पर्श करेगा? बहराइच को स्पर्श करेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, श्रावस्ती हो गई आपकी, श्रावस्ती होगी, ठीक है, क्या होगी आपकी? श्रावस्ती होगी, उसको स्पर्श करा इसने। उसके बाद देखिएगा, श्रावस्ती यानी कि बलरामपुर हो गया आपका, श्रावस्ती हो गया आपका, लखीमपुर खीरी हो, कुशीनगर को नहीं करेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद महाराजगंज को करेगा, इसको करेगा, महाराजगंज को करेगा। और उसके बाद सिद्धार्थनगर को करेगा। देखिएगा, 7 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है। और 7 जिलों के साथ में 579 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है, जो कि कहां से आती है? जो कि आपके उत्तर प्रदेश से आती है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश से 579 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करता है और पूरे भारत से 1751 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करता है। तो 7 जिलों के साथ स्पर्श होता है। कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ स्पर्श होता है आपका। कौन सा? नेपाल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ। और इसमें कुशीनगर से नहीं होता। सबसे कम साक्षरता कहां पर है? तो सबसे कम साक्षरता आपके कुशीनगर में है, सॉरी श्रावस्ती। सबसे कम साक्षरता कहां पर है? आपकी श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता, ठीक है, श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है।
ठीक है, बलरामपुर के लिए मैंने आपको पढ़ाया था, पहला आपका जनजातीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बना, तो उत्तर प्रदेश में आपके बलरामपुर में बना था। ठीक है, तो नेपाल की याद रखिएगा। नेपाल में मुख्यालय है आपके सार्क, क्योंकि नेपाल की कैपिटल है आपके काठमांडू, काठमांडू में आपका सार्क का मुख्यालय है। बिम्स्टेक का मुख्यालय आपके बांग्लादेश में है, जो आपके भारत का पड़ोसी देश है, जो भी भारत के आपका पड़ोसी देश है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, नेपाल के साथ सीमा किसकी स्पर्श नहीं करती, तो नेपाल के साथ सीमा आपके कुशीनगर की स्पर्श नहीं करती। क्षेत्रफल, लखीमपुर क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर। उसके बाद अगर बात करेंगे तो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था सोनभद्र, सोनभद्र के बाद अगर बात करेंगे तो सोनभद्र के बाद आपका हरदोई, हरदोई के बाद अगर बात करेंगे तो आपका सीतापुर। कौन सा होगा आपका, सीतापुर होगा, जो कि टॉप 4 आपके सबसे बड़े जिले हैं। तो सबसे बड़ा आपका क्या है, लखीमपुर, उसके बाद आपका सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कौन सा है आपका, हापुड़, जो कि सबसे छोटा जिला है। लास्ट ईयर मैंने आपको टोटल भी पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाया था वहां पर। ठीक है, वहां पे कृष्ण ही ये बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा होती है, क्यों? तो भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा होती है, क्यों? देखिएगा, प्रश्न फिर से पढ़िएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा होती है, क्यों? ठीक है, पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है, पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है, पूर्वी तट हवा की दिशा के समानांतर है। जब हवा को रोकेगी तो क्या होगी, बारिश होगी, सिंपल सी बात है। हवा को रोकेगी तो क्या होगी, बारिश होगी। तो पश्चिमी तट हवा को रोकता है, इसीलिए क्या होती है, बारिश होती है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न भी हमारे बनते हैं आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती मानेसराम में, मासिनराम यानी कि मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा आपकी होती है। और सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो सबसे कम वर्षा अगर बात करेंगे लेह, लेह अगर बात करेंगे, लेह की बात करेंगे, या कह सकते हैं जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक, याद रखिएगा। भाई अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा आपके राप्ती नदी के किनारे कहां पर होती है, गोरखपुर में होती है। उसके बाद अगर बात करेंगे सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, कृष्णनगरी यानी कि मथुरा में होती है आपके। कहां पर होती है, मथुरा में। मथुरा क्यों प्रसिद्ध है, पीतल की मूर्तियां बनाई जाती हैं, पीतल की मूर्तियां बनाने के लिए मथुरा प्रसिद्ध है। और पीतल नगरी किसे कहते हैं, तो पीतल नगरी आपके मुरादाबाद को कहते हैं। और गोरखपुर किस नदी के किनारे है, गोरखपुर आपके राप्ती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे हुआ गोरखपुर, तो गोरखपुर आपके राप्ती नदी के किनारे हुआ। ठीक, ये सब कुछ याद रखिएगा, यही सब कुछ आपके पेपर में पूछा जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से ये सब कुछ पूछा जाएगा, जिससे आपका एक अच्छा सिलेबस तैयार हो सकेगा। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है, पूर्वी तट की दिशा के समानांतर है। ये सब क्या है, गलत है आपके ओवरऑल सब क्वेश्चन पेपर में गलत है। सिर्फ यही आपके क्या है, ठीक है, यानी कि बी वाला ही सही है आपका। ठीक है, चलते हैं। जून 2023 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित के लिए चुना गया, यानी कि शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे दिया गया, मोहम्मद यूसुफ को दिया गया, सलमान रश्दी को दिया गया, तस्लीमा नसरीन को दिया गया, या इनमें से कोई भी नहीं। किसको दिया गया था, देखिए करंट अफेयर्स जून 2023 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था, तो मैं कह सकता हूं सलमान रश्दी को चुना गया था। बहुत सारी पुस्तक लिखी हैं, बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं, एकदम बहुत डीप भाषा में पुस्तक को लिखते हैं सलमान रश्दी की। आप कई सारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि पौधों की सिंचाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। पौधों की सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित में से ये है आपके तकनीकी के अंतर्गत सक्रिय, सक्रिय मतलब होता है बहुत छोटी, यानी कि बहुत छोटी चीजें होती है, इन्हें सक्रिय कहते हैं। सक्रिय नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे
पानी जो है पौधों की जड़ों तक सीधे पहुंचता है, यानी कि ऊपर से हम स्प्रे करते हैं तो जो पानी होगा वो सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, सक्री बोलते हैं। सक्री मतलब होता है छोटा भाग। क्या होता है, उप सिंचाई होती है। उप सिंचाई ऐसा कुछ मैटर ही नहीं करता, छिड़काव तो होती है सिंचाई, सीढ़ीदार खेती होती है, या टपक यानी कि ड्रिप सिंचाई होती है। तो सभी को पता होगा जो पौधों की जड़ों तक जो पहुंचा पाए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ड्रिप सिंचाई पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई पद्धति कहते हैं। और मैं आपको एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनाता हूं कि सिंचाई सिंचाई की अगर बात करें, इरिगेशन की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो सिंचाई के लिए भारत की सबसे बड़ी परियोजना जो है उसे हम कहते हैं जायकवाड़ी परियोजना। सिंचाई के लिए जो सबसे बड़ी परियोजना है उसे हम कहते हैं जायकवाड़ी परियोजना, जो कि कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में है। भारत की पहली सिंचाई परियोजना है जो कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर। किस नदी पर है, गोदावरी। गोदावरी कहां से निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से आपके गोदावरी नदी निकलती है, और इसी के किनारे आपके कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ का मेला गोदावरी यानी कि नासिक में लगता है, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है, और उज्जैन में आपके क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, तो भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। एक उसमें क्या है, आपके प्रादीपी भारत की सबसे लंबी नदी। लास्ट ईयर यूपी पुलिस में प्रश्न पूछा गया था कि प्रादीपी भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो प्रादीपी भारत की सबसे लंबी जो नदी है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं भाई गोदावरी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम गोदावरी नदी कहते हैं, जो कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां कहां पर है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां आपके नासिक में है। कहां पर है, आपके नासिक में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई गोदावरी नदी। अगर यहीं से पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो हम कह सकते हैं 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 1465 किलोमीटर। अब पौधों की सिंचाई है, अगर यहाँ पर होता पौधों की वृद्धि को किस यंत्र से मापा जाता है, तो देखिएगा पौधों की वृद्धि को क्रस्कोग्राफ से मापा जाता है। क्रस्कोग्राफ किसने बनाया था, तो क्रस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बसु ने बनाया था, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे। तो पौधों की वृद्धि के लिए क्या मापते हैं, क्रस्कोग्राफ से मापते हैं। और पौधों के लिए सबसे जो जरूरी एलिमेंट्स होता है, जो तत्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है पौधों के लिए सबसे जरूरी होता है। ऐसे आपके 16 से 17 प्रकार के जो हमारे तत्व होते हैं उनकी जरूरत होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है आपके पौधों के लिए। तो पौधों में क्या होता है, पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी हरी होती है। किसके कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती है। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो पौधे आपको लगाने चाहिए, पौधे आपको लगाने चाहिए, क्योंकि पौधे क्या होते हैं, मानव से जस्ट विपरीत होते हैं। मानव CO2 को छोड़ता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। मानव क्या करता है, O2 को ग्रहण करता है, CO2 को छोड़ता है। और पौधे क्या करते हैं, O2 को ग्रहण, CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। मानव O2 ग्रहण करता है, समझे। O2 मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है भाई, आ भी सकती है आपके पेपर में। बल्लानर प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आपके आता है। कौन है इसके लेखक, प्रकाश सिंह है, शांतनु गुप्ता है, राकेश रस्तोगी है। कौन है आपके, तो देखिएगा शांतनु गुप्ता। कौन है आपके, शांतनु गुप्ता। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया, भाई किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद आपके हैं कि देखिएगा राष्ट्रपति, भारतीय संविधान का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 के अंतर्गत आता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि भारत का पहला नागरिक होगा। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, की राष्ट्रपति या राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो देखिएगा भारतीय का एक राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत, 155 आर्टिकल के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और प्रत्येक राज्य का एक राष्ट्रपति होगा। एक किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 153 में आता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, आर्टिकल नंबर 153 में आता है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, आर्टिकल नंबर 155 में आता है। और राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 में आता है। ठीक है, अब राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं।
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 384, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 396। देखिएगा 352 में क्या आता है, तो 352 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल आता है। क्या आता है 352 में? 352 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल आता है। ठीक है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी आपके 352 में आती है, जो कौन लगाता है? राष्ट्रपति जी ही लगा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 384 आपके है नहीं, अनुच्छेद 396 भी नहीं होता है इसमें। आर्टिकल नंबर क्या होता है? 361, आर्टिकल नंबर 361 होगा। अब प्रश्न क्या? राज्यपाल व राज्य के राज्य प्रमुख अपनी शक्तियों के प्रयोग कर्तव्यों के किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी कि अगर न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य प्रमुख से अगर वो मानता है कि भाई तुमने गलत किया है और तुम इसके लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो, तो वो आर्टिकल नंबर 361 के तहत प्रस्तुत नहीं होंगे। तो किसी भी राज्य का प्रमुख 361 के तहत प्रस्तुत न्यायालय में नहीं होगा। ठीक, अगर यहीं पे आर्टिकल नंबर 360 की बात करें तो ये भी अपने आप में एक प्राथमिकता रखता है। भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा आर्टिकल जो अभी तक प्रयोग नहीं किया गया, जिसमें क्या है? आपके वित्तीय आपातकाल है। तो भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा आर्टिकल जो अभी तक कभी भी प्रयोग नहीं किया गया, तो कभी भी प्रयोग नहीं किया गया, इसे हम कहते हैं आपके कौन सा आर्टिकल? 360 और 361 क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जून 2023 में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? कृषि व विकास कल्याण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गृह मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? ठीक है, तो देखिएगा किसके द्वारा जून 2023 में नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? कृषि नहीं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्टर चल रहा है, इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करता है या गारंटी देता है? तो कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है? देखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स में आएगा। फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में आता है, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आपके आता है, जिसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखते हैं। अब मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार आपके भारतीय संविधान के भाग 8 में रखे गए हैं, जो कि किस देश से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। 12 से लेकर 35 तक आपके आते हैं। ठीक है, कब आते हैं? 12 से लेकर 35 तक आपके ओवरऑल आते हैं। अब देखिएगा अनुच्छेद 1912 आपके क्या? स्वतंत्रता का अधिकार है यहाँ पर। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 6 पार्टों में डिवाइड किया गया था, पहले 7 थे, लेकिन अब कितने बचे? 6 बचे। बाल शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है यहाँ पर। शोषण के विरुद्ध अधिकार है यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल नंबर अगर बात करेंगे 14 से 18, तो समता का अधिकार है। किसका अधिकार है? समता का अधिकार है। ठीक है, और यहां पर अगर बात करेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 29 और 30 बच गया है आपके, तो देखिएगा 14 हो गया, 14 के बाद 19 से 22 हो गया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद अगर बात करेंगे, ठीक है, तो क्या है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। या शिक्षा व संस्कृति का अधिकार भी कह सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। या शिक्षा व संस्कृति का अधिकार भी हम कह सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता से कौन सा संबंधित है? 25 से 28 आपके। ठीक है, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कनिष्क के राजवैद्य कौन थे। तो कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि कुषाण वंश आखिर क्या था। अब देखिए कुषाण वंश की अगर बात करें, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क जो थे वो आपके कुषाण वंश से संबंधित थे। अब कुषाण वंश का एक तो संस्थापक थे, ठीक है, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे उन्हें हम कहते हैं बिम। कुषाण वंश के संस्थापक की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे उन्हें हम कहते हैं कुजुल कड़फिसिस। क्या कहते हैं? कड़फिसिस कहते हैं, कुजुल कड़फिसिस कहते हैं। लेकिन अगर बात करें कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश का वास्तविक फाउंडर यानी कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई जिसने ज्यादा कार्य किए होंगे उसको हम वास्तविक संस्थापक की श्रेणी में रखेंगे। तो वास्तविक संस्थापक कौन था? बिम। क्या थे? बिम कड़फिसिस। कड़फिसिस, बिम कड़फिसिस थे, ठीक है। अब बिम कड़फिसिस जो थे वो आपके क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे। उसके बाद इसका जो तीसरा शासक हुआ उसे हम कहते हैं कनिष्क। क्या कहते हैं? कनिष्क कहते हैं। तो सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में कनिष्क थे, जो कि किस वंश से थे? आपके कुषाण वंश से थे। कनिष्क किस वंश से थे? कुषाण वंश से आपके कनिष्क थे। अब कनिष्क की दो राजधानियां थी, एक तो राजधानी थी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। ये इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। इनके जो आपके जो, ठीक है, अश्वघोष को संरक्षण दिया था इन्होंने। इनके समय में अश्वघोष ने संरक्षण लिया था और कौन सी पुस्तक लिखी थी आपकी? ठीक है, बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित पुस्तक के जो लेखक थे अश्वघोष, उनको संरक्षण किसने दिया था? कनिष्क ने उनको संरक्षण दिया था। इसी प्रकार चरक भी किसके समय में थे? राजवैद्य थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे क्या कहते हैं? चरक संहिता। जो पुस्तक लिखी उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चरक संहिता, ठीक है। जो पुस्तक लिखी उसे हम कहते हैं चरक संहिता। पतंजलि पुस्तक, पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी? महाभाष्य की पुस्तक लिखी, ठीक है। महाभाष्य की पुस्तक आपकी किसने लिखी? पतंजलि ने लिखी। तो कनिष्क के बारे में अब अगर और भी बात करेंगे तो देखिएगा हमारे यहाँ पर पहली बौद्ध संगति हुई, दूसरी बौद्ध संगति हुई, तीसरी हुई और चौथी बौद्ध संगति हुई, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई? कुंडल वन में। और कुंडल वन में जब बौद्ध संगति हुई उसके जो राजा थे वो कौन थे? सम्राट कनिष्क थे। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई, और पाटलिपुत्र में जो राजा हुए उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अशोक। उससे दूसरी बौद्ध संगति आपके वैशाली में हुई, और वैशाली में जो राजा हुए उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो वैशाली में जो राजा हुए उन्हें हम काला अशोक के नाम से जानते हैं। तो एक चौथी बौद्ध संगतियां हो गई है ना। और अगर बात करेंगे पहली पहली थी राजगिरी में, और राजगिरी में जब संगति हुई थी तो राजा कौन था? अजातशत्रु, जो कि हरेक वंश से थे। काला अशोक आपके शिशुनाग वंश से थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सब संगति मैंने आपको बता दी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो दो राज्यों के बीच विवाद यानी कि दो स्टेटों के बीच जो विवाद होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? तो भाई दो स्टेटों के बीच सर्वोच्च न्यायालय गठित होगा। किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। अपीलीय क्षेत्र होगा, सलाहकार क्षेत्र होगा, विशेष या मूल क्षेत्र होगा। तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपके आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तामोरेन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? तो भाई किस शासक ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? देखिएगा 1398, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि 1398 में कौन सा शासक होगा। तो दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो देखिए दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आया,
और आपका गुलाम वंश का जो शासन पीरियड है वो 1206 से लेकर 1290 आएगा। तो इसमें तो भाई हुआ नहीं कुछ भी, इसमें कुछ हुआ नहीं। उसके बाद गुलाम वंश के बाद में आपका कौन सा वंश आया, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का भी शासन पीरियड जो है वो कितना है आपका, तो शासन पीरियड जो है आपके खिलजी वंश का वो आपका कितना है, 1290 से लेकर 1320। ये आपके खिलजी वंश का शासन टाइम है। तो क्या इसमें हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। जब इसमें नहीं हुआ तो भाई आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तुगलक वंश। और तुगलक वंश की अगर बात हम करें तो तुगलक वंश क्या है आपके, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414। और आपको पता हो गया कि 1398 किसके बीच में आएगा, तो 1398 इसी के बीच में आएगा। जब 1398 इसके बीच में आएगा तो एक बात बताइएगा कि आंसर क्या होगा, तुगलक वंश किसके समय में हुआ था, तो हम कह सकते हैं नसरुद्दीन नसरुद्दीन महमूद के समय। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के समय हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। तो 1398 में खिलजी वंश, ठीक राइट, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं, कितने जिले हैं भाई, 2 जिले हैं। कितने जिले हैं, 2 जिले। कौन कौन से 2 जिले हैं, एक तो आपका कारगिल है और दूसरा आपका लेह। एक कारगिल है, दूसरा आपका क्या है, लेह। ठीक है, कब बने, तो 31 अक्टूबर 2019। 5 नवंबर को अपना राजनीतिक मानचित्र बनाया था इन लोगों ने। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, तो भारत में अगर यूटी की बात करेंगे तो भारत में अभी यूटी 8 है और 28 क्या है, राज्य है। स्टेट कितने, 28, यानी कि ओवरऑल कितने हैं आपके, 36। सुप्रीम कोर्ट कितना है, सुप्रीम कोर्ट 1 है, हाई कोर्ट कितने हैं, 25 है। कहाँ 25 है। ठीक है, देखिएगा बायोकुंभ सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था, तो पहले तो एक पॉइंट याद रखिएगा, बायोकुंभ सत्याग्रह जो है इसकी तारीख को याद रखिएगा, 1924 से लेके 1925, 1924 से लेके 1925 बायोकुंभ सत्याग्रह है। कहाँ चलाया गया, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में, कहां पर चलाया गया था, तो देखिएगा निचली जाति से संबंधित था, कहां चलाया गया, आपके केरल में चलाया गया। किससे, केरल में। ठीक है, याद रखिए किसने चलाया गया, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन के अध्ययन करने के लिए किया गया था। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन सही होगा। भारत में पश्चिमी घाट के पर्यावरणीय मुद्दे, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति, भारत में सरकारी हॉस्पिटलों यानी कि अस्पतालों द्वारा रखे जा सके मानक। तो ठीक है, प्रश्न है कि राजेंद्र मूर्ति यानी कि राजेंद्र सच्चर समिति का गठन क्यों किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 3, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट, जबरदस्त बेहतरीन मुद्दा होगा आपका। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को किस दिवस के रूप में बनाया जाता है। देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है भगत सिंह, एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में हिस्ट्री में भगत सिंह की बात करेंगे। देखिए हिस्ट्री की क्लासेज जब हम शुरू करेंगे, फिलहाल अभी तो आपका प्रैक्टिस सेट ही जारी रहेगा यूपी पुलिस के पेपर के बाद में। अगर हम चालू करेंगे हिस्ट्री की क्लासों को तो एक एक बात एकदम स्पेशल से करेंगे, ठीक है, जिससे आपके लिए वो बेहतरीन नॉलेज मिल पाएगी आपको अच्छी तरीके से। ओके, तो देखिएगा किस दिवस के रूप में बनाते हैं, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। विद्रोह दिवस ये तो गलत हो गया, शहीद दिवस के रूप में बनाते हैं। गांधी जी की भी मृत्यु पर ही शहीद दिवस बनाते हैं, विरोध दिवस नहीं बनाते, श्रद्धांजलि दिवस नहीं बनाते हैं, क्या बनाते, शहीद दिवस बनाते हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर उपदान होता है, किसके बराबर होता है, सकल राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, वैश्विक आय के बराबर, राष्ट्रीय आय के व्यक्ति प्रोजेक्ट आय के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर आपका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा
कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन कहां पर किया था? किसने? राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने। देखिएगा 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। कहां से? आपके 9 अगस्त। ठीक है, 3 तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो कहां पर? वर्धा। और वर्धा के बाद कहां? बंबई। अब इसमें वर्धा भी है, बंबई भी है, लेकिन अब इसमें पूछा गया राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी ने कहां स्टार्ट किया? तो बंबई। भारत छोड़ो आंदोलन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, प्रैक्टिस सेट में कई बार बता चुका हूं, तो यहां पर मैं ज्यादा चर्चा करने वाला नहीं हूं। ठीक है, लॉरेंज वक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति को दर्शाता है, बेरोजगारी को दर्शाता है, आय वितरण को दर्शाता है, गरीबी को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है? आपके आय वितरण को दर्शाता है। किसको? आय वितरण को, लॉरेंज वक्र। ठीक, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आज थोड़ा सा जल्दी चलते हैं क्योंकि आज थोड़ी टाइम जो है वो आपके लिए कम है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर देते हैं। बाकी फुल डिटेल में हमने चर्चा की है, अभी तक की सभी क्वेश्चनों की करेंगे, ऐसा नहीं है कि टाइम कम है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? अब ये तो क्वेश्चन पढ़ा चुके, तो इसमें पढ़ाना क्या है? पहला ही क्वेश्चन है ये आपका, और यहाँ पर आपके 19वें क्वेश्चन की बात करी जा रही है। तो कहां पर? आपके असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कहां से नहीं लगती? तो असम से नहीं लगती। अभी तो पढ़ा थे पूरा, कितने राज्यों से लगती है, कहां पर नहीं लगते। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा होता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है आपका प्रथमा बैंक। शायद मैंने ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। ठीक है, लास्ट प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डीप में पढ़ाया है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। भारत का पहला आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथमा बैंक है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। और अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो देखिएगा पीतल नगरी, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद में इसका हेड ऑफिस है। पीतल नगरी, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद में हेड ऑफिस है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई जब 1975 जब था तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो देखिएगा 1951 से लेके 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 1956 से लेके 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1961 से लेकर 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना, फिर योजना अवकाश आ गया, 66 से लेके 69 तक योजना अवकाश आ गया। योजना अवकाश आने के बाद 69 से लेके 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली। अब 74 तो है नहीं, तो 1974 से लेके 1978 तक चौथी के बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी कि आंसर क्या होगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना। अंतिम कब चली? तो अंतिम को मैंने आपको बताया था 2012 से लेके 2017। ठीक है, लास्ट प्रैक्टिस सेट में पंचवर्षीय योजनाओं का भी कॉन्सेप्ट देखा था, प्रथमा बैंक का भी कॉन्सेप्ट देखा था, हर कॉन्सेप्ट को अभी तक देख चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं लगाया कितनी हिस्सेदारी होती है? तो 50% की हिस्सेदारी होती है। कितनी? 50% की। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो किस राज्य का? देखिएगा भारत में तटीय रेखा जो होती है वो 9 राज्यों से लगती है। तटीय रेखा 9 स्टेटों से लगती है। किससे लगती है? तटीय रेखा 9 स्टेटों। सबसे पहले गुजरात से लगती है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात से लगती है सबसे लंबी। तो आंसर क्या होगा? गुजरात। मान लीजिए गुजरात नहीं होता तो आपके आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु की बात कर लें। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, सबसे लंबी सिर्फ मैंने सही लिखी है, टॉप 3 ये है। कर्नाटक हो गया, फिर हम कह सकते हैं गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया आपका, ठीक है, उड़ीसा हो गया आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है, यानी कि 9 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से लगती है। यहाँ हम कह सकते हैं महाराष्ट्र भी आपका होता है। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल से भी लगती है। देखिएगा 9 राज्य हो चुके होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 राज्यों से आपके लग रही है सीमा, ठीक है, 9 राज्यों से आपके लग रही है। सबसे लंबी कहां से? गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट निर्धारित करती है? कौन सी संस्था निर्धारित करती है? तो ये तो सभी को पता है, आरबीआई करती है। और आरबीआई को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 10 बार 10 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछा गया, हर जगह बताया गया है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के बारे में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर है? बुलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील या डल झील? तो कहां पर है एकमात्र, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहां पर है? आपके जम्मू कश्मीर में। कहां पर है भाई मेरे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। तो किस झील पर है? आपके डल झील पर है। चिल्का, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, जो कहां पर है? उड़ीसा में है। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में है आपके। बुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। लोकटक आपके मणिपुर में है, जिसपे विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ, विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क बनाया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2016, 2020, 2014, 2018? कब स्टार्ट की गई थी? 2016 को स्टार्ट की गई थी। उज्ज्वला योजना 2016 को स्टार्ट की गई थी, ये याद रखिएगा। अब 2016 को बलिया जिले से स्टार्ट की गई थी। कब से? बलिया जिले से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो देखिएगा, सौज झील मैनपुरी में है, बिल्कुल ठीक है। टेका झील अलीगढ़ में है, ये तो अभी हमने पढ़ी थी। बखीरा संत कबीर नगर में है। सरसई कहां पर है? तो सरसई ही तो सही नहीं है। सरसई कहां पर है? आगरा में। ये गलत है, तो बताइएगा, आप बताइएगा कि सरसई झील जो है वो कहां पर है। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था ये बात कि सरसई झील जो है वो कहां पर है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि कहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? सेवानिवृत्त, शैक्षिक सेवानिवृत्त, एक रैंक एक पेंशन योजना, प्राइवेट सेक्टर सेवानिवृत्त योजना? बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, तो थोड़ी सी दोस्तों प्रॉब्लम आ गई थी, कोई नहीं, चलिए फिर से बताते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में मयूर, मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो मयूर संरक्षण केंद्र किस जनपद पर है? देखिएगा, महोबा में आपका पान अनुसंधान केंद्र है, मथुरा में आपके मयूर संरक्षण केंद्र है, मैनपुरी आपके एटा, महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है। आंसर क्या होगा आपके? वन लाइनर ही प्रश्न है आपका, जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अधिकतम आयु सीमा पूछिए, ना कि न्यूनतम। न्यूनतम कितनी है? 18 वर्ष। अधिकतम कितनी है आपकी? 40 वर्ष। आंसर क्या होगा आपके? 40 वर्ष। क्या होगा? 40 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन निम्नलिखित में से वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? अभी तो बताया था। देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपके इसी प्रैक्टिस सेट में फंस गए हैं। कहां से फंस गए हैं? आपके 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको डिटेल पार्ट बताया, उसी के 2 क्वेश्चन आपके पेपर में अभी भी फंसे हैं, ठीक है। इसी प्रकार बांदा में, मुरादाबाद में या गोरखपुर में? सबसे ज्यादा गोरखपुर में, उसके बाद सबसे कम कहां? मथुरा में आपके, ठीक है। अब देखिएगा, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी यूनिट या तंत्रिका तंत्र की इकाई की बात करें तो हम उससे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। किसे मिला था? पियरे क्यूरी को मिला था, गलत है। सैंटियागो रेमन बाई केजल को मिला था। यही हैं जिनको मिला था 1906 में नोबेल पुरस्कार न्यूरॉन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है? भाई ये भी तो प्रश्न पढ़ा चुका हूं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 प्रैक्टिस सेटों में पढ़ा है। एक तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में पढ़ा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में पढ़ा है। तो टाइम वेस्ट मत करिएगा, टाइम तो आपके पास में वैसे भी नहीं है ज्यादा, तो इसलिए वहां से जब आप रिवीजन कर रहे हो तो इसका आंसर बताना है कि भाई कौन सा हिस्सा है। कितने जिले लगते हैं? 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 जिलों की सीमा लगती है। 7 जिले मैंने आपको बताए हैं। चंदौली की नहीं सीमा लगेगी, औरैया की नहीं लगेगी, एटा की नहीं लगेगी, तो कहाँ की लगेगी? हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट आपके सीमा लगती है, महोबा की सीमा लगती है वहां से, ठीक है, याद रखिएगा। लोना शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? तो भाई लोना, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? खो खो? गलत।
वॉलीबॉल गलत, सॉफ्टवेयर गलत, किसमें? कबड्डी के लिए, किसमें? कबड्डी के लिए। कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फॉर्मी ने, एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिंक ने, या सैडफोर्ड फ्लेमिंग ने, या बेनोनाइट फ्रोनी ग्रोन ने? किसने किया था? यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसने? बी। चलिए नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता का नाम बताइएगा। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लियोनेल बैरीमोर, बर्नल बैक्टर, एमिल जेनसन, या चार्ली चैंपियन? कौन सा होगा? एमिल जेनसन। ठीक है, याद रखिएगा। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है? तो भाई प्रतिवर्ष 11 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है। कब बनाया था? 5 जून को बनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस लास्ट ईयर यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न था, अप्रैल में बनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रसिद्ध उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा? आर के नारायण ने लिखा, अनुरुति राय ने लिखा, विक्रम सेठ ने लिखा, या किरण देसाई ने लिखा? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आपको फटाफट क्वेश्चन करने, लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही प्यारा है, क्योंकि राजधानी आपके पेपर में आने ही वाली है, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसपे आप तुरंत लगाइएगा। क्या होगा? एम्स्टर्डम किसकी कैपिटल है? यूनाइटेड अरब की? गलत, नीदरलैंड्स की। किसका मुख्यालय? आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है आपके। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? आपके द हेग, नीदरलैंड्स में है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी आपके नहीं है, इटली की राजधानी नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपके? बी। तो देखिएगा दोस्तों, आरो यारो की सीरीज भी चल रही है, वहां से भी जा सकते हैं, आरो यारो को देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, जो आपके डीपली में पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। वैसे मैं ज्यादा कहता नहीं हूं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं, तो आप कमेंट्स भी करिएगा, लाइक भी करिएगा चीजों को। ठीक है, जिससे हम लोग को पता चले कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों। अब हम मिलेंगे नई क्लास के साथ में, नए थंबनेल के साथ में, नई क्लास और नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला हमने 15 की आपके लिए पूरी कंप्लीट करा दी है। 15 प्रैक्टिस सेट हमने आपको करा दिए हैं। अगर आप ये अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो दोस्तों विश्वास रखिएगा, बिलीव रखिएगा कि भाई इसी में से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अगर आप कहीं पर टेस्ट सीरीज भी लगाते होंगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।